ठीक है। तो इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम होता है जो कि किसी भी फॉरेन इंट्रूडर को रोकता है या प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्शन के लिए उसके पास कुछ सेल्स होती है, पर्टिकुलर सेल्स होती है जो उसके अगेंस्ट प्रोटीन या साइटोकाइंस और अदर मटेरियल रिलीज करती हैं, जिसके थ्रू कम्युनिकेट होती हैं अदर सेल्स, और कम्युनिकेट होने के बाद उस इन्फेक्शन को एलिमिनेट किया जाता है। तो इम्यूनिटी मीन्स द डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन इंट्रूडर। ओके, और वो फॉरेन इंट्रूडर कोई भी हो सकता है। मीन्स कि वो सेल्फ जो है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ रहा है या नॉन लिविंग मटेरियल आ रहा है, दिस इज नॉट अ सेल्फ, दिस इज अ नॉन सेल्फ। तो जो भी नॉन सेल्फ है या बॉडी जिसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, उसको वो फॉरेन इंट्रूडर की तरह रिकॉग्नाइज करती है। वो बायोलॉजिकल मटेरियल भी हो सकता है और नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल भी हो सकता है। बायोलॉजिकल मटेरियल मीन्स वायरसेस या बैक्टीरिया या फंजाई या पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो सकता है। तो इम्यूनिटी मीन्स द डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन इंट्रूडर। ओके, तो अब जो इम्यून सिस्टम है ये बेसिकली दो टाइप का होता है। दो टाइप का मीन्स कि इट इज बेस्ड ऑन या अकॉर्डिंग टू दैट, कह सकते हैं कि काम करने के तरीके के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि कैसे वो डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है उसके अकॉर्डिंग जो इम्यून सिस्टम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक इन्नेट इम्यूनिटी सिस्टम और दूसरा एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम, या आप कह सकते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। बॉडी में दो टाइप की इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी। देखिए आवाज प्रॉपर आ रही है ना? यस सर। ठीक है। तो इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब जो इनबॉर्न है, इंस्टिंक्ट है, उसके लिए लर्निंग की जरूरत नहीं है, उसके लिए एडॉप्टेशन की जरूरत नहीं है। बॉडी में वो सिस्टम बाय बर्थ ही रहता है। ओके, तो ऐसी इम्यूनिटी इन्नेट इम्यूनिटी कहलाती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी में क्योंकि ये बाय बर्थ है, कोई भी एडॉप्टेशन नहीं है, कोई भी लर्निंग नहीं है, तो इसलिए जो इसका एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन है, वो स्पेसिफिक नहीं होता है कि हर एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक टाइप का जो है वो एक्शन करेगा, ऐसा नहीं होता। इसमें नॉन स्पेसिफिक एक्शन होता है, इसलिए इसको जो इम्यूनिटी है इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि मोड ऑफ एक्शन पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पर्टिकुलर नहीं है। एवरी पैथोजन रिकॉग्नाइज तो किए जाते हैं, लेकिन उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो सेम टाइप का होता है। ओके, किस टाइप का होता है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जो इनेट इम्यूनिटी है, इट इज ए नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ओके, प्रेजेंट एट बर्थ, यानी कि इंस्टिंक्ट होती है, और इसमें मेमोरी सेल्स डेवलप नहीं होती। मतलब जो भी एक्शन आ रहा है, हो रहा है, यानी पैथोजन अगर आ रहा है उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो कोई भी मेमोरी डेवलप नहीं होती कि अगर दोबारा से आएगा तो फिर से तो उसको अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी पैथोजन आए, जैसा भी हो पैथोजन, उसके अगेंस्ट जो है सेम टाइप का एक्शन होगा, तो इसलिए उसको मेमोरी की जरूरत नहीं है। ओके, और जो इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी है, इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि इंस्टिक्ट होती है, बाई बर्थ होती है। बाई बर्थ होती है तो अगर कोई भी पैथोजन आता है तो सबसे पहले उसको इन्नेट इम्यूनिटी से गुजरना पड़ता है। मतलब कि इन्नेट इम्यूनिटी में कई सारे बैरियर है, अभी हम बताएंगे। तो मतलब कि उसको एंट्री करने के लिए भी उन बैरियर से गुजरना पड़ता है। यानी कि वो बैरियर क्या है? वो बैरियर है आपकी स्किन, ठीक है, या नेजल पैसेज है, या माउथ है, या फिर बाकी जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, तो उन सब पैसेज से होके गुजरना पड़ता है। तो वो एक फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर है। तो वो फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर आपके इन्नेट इम्यूनिटी में आते हैं। तो इसलिए ये
फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कि आपका डिफेंस सिस्टम यहीं से स्टार्ट होता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की जब वो एंट्री कर जाते हैं और एंट्री करने के बाद जब स्पेसिफिक एक्शन शुरू हो जाता है तो उसको कहते हैं एडॉप्टिव इम्यूनिटी। तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी इसीलिए स्पेसिफिक होती है। इन्नेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक, एडॉप्टिव इज स्पेसिफिक, और इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाय लर्निंग से और ज्यादा जो है ये इंक्रीज होता है। यानी कि अगर किसी पैथोजन का एक्सपोजर होता है उसके बाद वो उसके अगेंस्ट ये एक्शन बहुत आसानी से करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम अपने एक सोशल बिहेवियर की बात करें तो सोशल बिहेवियर की मतलब ये है कि जैसे हमने किसी भी टीचर से पहली बार मार खाई, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि वो मारता किस लिए, ठीक है, तो हम दोबारा से वो गलती नहीं करते, ठीक है। या हमें पता चल रहा है कि वो इस जगह मार खाता है तो हम उस जगह कुछ ना कुछ लगा लेते हैं जिससे कि हमें वहां पर चोट ना लगे। तो एक टाइप का आपको मेमोरी डेवलप हो गया कि ये इस तरीके से काम करता है, इसलिए हम ये काम नहीं करेंगे या ये काम को एक कुछ प्रिकॉशन ले लेंगे जिसके कारण कि हमें वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही एडॉप्टिव इम्यूनिटी है कि वो रिकॉग्नाइज कर लेता है जिससे मेमोरी डेवलप होती है, उसके बाद उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एक्शन करता है। तो इस तरीके के एक्शन को कहते हैं एडॉप्टिव इम्यून एक्शन। ओके, तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी इज ए स्पेसिफिक इम्यूनिटी स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर पैथोजन। सेकेंड, जो मेमोरी है इट विल डेवलप इन, आवाज नहीं आ रही है? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है। तो एक तो ये स्पेसिफिक है, ठीक है। दूसरा, ये लर्निंग के थ्रू और बढ़ती है यानी कि अडॉप्ट होती है, एक्वायर्ड होती है। तीसरा, जो मोड ऑफ एक्शन है वो बाय लर्निंग इंक्रीज होता जाता है। चौथा जो है डाइवर्सिटी बहुत होती है इसमें। मतलब डाइवर्सिटी इसलिए है कि पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पर्टिकुलर टाइप की एंटीबॉडी रिलीज होती है, तो डाइवर्सिटी ज्यादा है। तीसरी चीज, चौथी चीज है कि मेमोरी डेवलप होती है कि एक बार पैथोजन से एक्सपोज हुआ तो वापस से उसकी मेमोरी डेवलप हो जाती है, उसमें मेमोरी फीड हो जाती है कि ये पैथोजन दोबारा से आएगा तो हमें कैसे एक्शन करना है। ओके, तो देयर इज टू टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम या टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी, इन्नेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी। नाउ अब हम डिटेल में बात करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी की। खैर अब हम बात करते हैं कि इन्नेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी दोनों अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से लगभग जुड़े होते हैं। अच्छा, देखिए कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्नेट इम्यूनिटी के। एक तो इन्नेट इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड रैपिडली, मतलब कि फास्ट एक्शन होता है। उसके बाद दे हैव सम स्पेसिफिसिटी, मतलब ज्यादा स्पेसिफिक तो नहीं होती है लेकिन सम स्पेसिफिसिटी। इट इज बिकॉज ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल, ठीक है, वो हम बताएंगे आगे चल के कि कुछ स्पेसिफिसिटी होती है जो कि पैटर्न रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल के कारण होती है, ठीक है। तीसरा कि इसके पास कोई मेमोरी डेवलप नहीं होती। तो देयर इज थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बताए गए हैं कि ये चीजें होती हैं इसमें। एडॉप्टिव में क्या होता है कि स्लो टू स्टार्ट, स्टार्टिंग में स्लो होती है, बट जब वो एक्सपोजर हो जाता है उस पर्टिकुलर पैथोजन का तब वो रैपिड एक्शन होता है। तो फर्स्ट एक्शन जो है वो उसका स्लो होता है, लेकिन आफ्टर दैट जब वो मेमोरी डेवलप हो जाती है तो रैपिड एक्शन होता है। देन हाईली स्पेसिफिक, स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर पैथोजन के लिए। एंड थर्ड इज देयर इज मेमोरी, इनमें मेमोरी डेवलप होती है। सेल्स कौन कौन से इन्वॉल्व होती है इन्नेट में? तो देयर इज फैगोसाइटिक सेल्स। फैगोसाइटिक सेल्स यानी कि पीएमएनएस। पीएमएनएस का मतलब है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स। ओके, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स कौन सी हैं? जिसमें पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस होते हैं, वो है न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो ये तीन सेल्स हैं जिनको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स कहते हैं।
तो इनमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो कई सारे लोब्स होते हैं, तो इसीलिए पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियस कहते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। जो मोनोसाइट, ब्लड में मोनोसाइट्स एंड टिश्यूज में मैक्रोफेजेस होते हैं। इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स होती है जिनको एनके सेल्स कहते हैं। मास सेल्स बेसोफिल्स होते हैं, ब्लड में बेसोफिल्स, और टिश्यूज में या कनेक्टिव टिश्यूज में वो जो टिश्यूज में है वो मास सेल्स की तरह काम करते हैं। एंड उसके बाद डेंड्राइटिक सेल्स। तो दीज आर सेल्स दैट आर रिलेटेड टू innate immunity. Now the adaptive immunity. तो adaptive immunity में दो टाइप की सेल्स होती है, टी सेल्स एंड बी सेल्स, या टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? तो innate immunity में जो मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं ये मैक्रोफेजेस, या जो मॉलिक्यूल्स काम करते हैं वो है साइटोकाइंस। कई सारे साइटोकाइंस होते हैं, कीमोकाइंस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स प्रोटीन होती है, ठीक है। ये इसको डिटेल में बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जब भी कोई कहीं पर भी टिश्यू डैमेज या फिर पैथोजन इन्फेक्शन या पैथोजन एंट्री करता है तो वहां पर कुछ प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं, उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो कॉम्प्लीमेंट मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा एक्यूट फेज प्रोटीन, ठीक है, ये भी एक्टिवेट होती है। नाउ एडाप्टिव इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज एंड साइटोकाइंस, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी। नाउ नेक्स्ट इज द डिफरेंसेस। क्या क्या डिफरेंसेस हैं एडाप्टिव और इनेट इम्यूनिटी में? तो कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे देख लेते हैं। तो जो इनेट इम्यूनिटी है, इट इज ए नॉन स्पेसिफिक एंड नेचुरल, ठीक है। नेचुरल होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, एडॉप्टिव स्पेसिफिक होती है एंड एक्वायर्ड होती है, ठीक है। मतलब ये इसको एक्सपोजर चाहिए, ये स्पेसिफिक होती है पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, नेचुरल होती है, इसको एक्सपोजर की जरूरत नहीं है। नॉन स्पेसिफिक होती है, हर पैथोजन के लिए एक ही टाइप का सेम एक्शन है। नाउ द मोड ऑफ एक्टिवेशन। तो मोड ऑफ एक्टिवेशन है, इट इज प्रेजेंट एट बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ सेम टाइप का एक्शन होता है। एक्वायर्ड रिस्पॉन्स टू एंटीजन, एंटीजन के अकॉर्डिंग जो है एडॉप्टिव इम्यूनिटी में रिस्पॉन्स होता है, जैसा एंटीजन होता है उसी के अकॉर्डिंग एंटीबॉडी रिलीज होती है या अदर एक्शन होते हैं। नाउ द इंड्यूसिबल, ये सिस्टम नॉन इंड्यूसिबल है और ये सिस्टम इंड्यूसिबल है। इंड्यूसिबल का मतलब ये है कि पर्टिकुलर पैथोजन उसको पर्टिकुलर तरीके से इंड्यूस करता है, ये पर्टिकुलर पैथोजन के लिए नहीं होती, ये हर पैथोजन के लिए सेम होता है, तो ये इंड्यूसिबल नहीं है। मेमोरी डेवलप इसमें नहीं होती है, इसमें डेवलप होती है। रिएक्शन टाइम रैपिड होता है, मतलब कि 0 to 6 आवर में जो है वो एलिमिनेट कर देता है, या फैगोसाइटोसिस के थ्रू जो है उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है। रिएक्शन टाइम स्टार्टिंग में स्लो होता है, जब एक्सपोजर हो जाता है तो रैपिड तेज हो जाता है। जो एक्शन होता है इसमें वो होता है फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस जो एक्शन है इट इज रिलेटेड टू इनेट, नॉट रिलेटेड टू एडॉप्टिव। एडॉप्टिव में फैगोसाइटोसिस नहीं होती है। तो जितने भी सेल्स हैं जैसे कि न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट्स है, मैक्रोफेजेस, ये सारे सेल्स फैगोसाइटोसिस में पार्टिसिपेट करती है और ये सारे इनेट इम्यूनिटी के सेल्स हैं। इसके अलावा ल्यूकोसाइट्स कौन कौन से हैं? तो ये पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस सेल्स और मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इओसिनोफिल्स, एनके सेल्स, तो ये सारे ल्यूकोसाइट्स इनेट में आते हैं। इसके अलावा बी सेल्स और टी सेल्स जो है वो एडॉप्टिव में आते हैं। नाउ द एंटीबॉडीज इज रिलेटेड टू एडॉप्टिव ब्रांच, यानी कि एंटीबॉडीज वो एडॉप्टिव सेल्स यानी कि बी सेल्स रिलीज करते हैं। इसके अलावा सर हमारे यहाँ स्क्रीन सही से दिख नहीं रही है, सबके यहाँ नहीं दिख रही कि बस हमारे यहाँ? बाकी लोग दिख रही है। ओके ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ, तो देख लीजिए उसको।
ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम डायरेक्टली एक्टिवेट करता है इननेट इम्यूनिटी। हम बताएंगे आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम दो टाइप का होता है, जब डिटेल बताएंगे कि एक अल्टरनेट सिस्टम होता है, क्लासिकल सिस्टम होता है। तो अल्टरनेट सिस्टम वो इननेट इम्यूनिटी से डायरेक्टली रिलेट होता है, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं जो सर वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, स्लो आ रही है। ओके ठीक है, अब आ रहा है? तो हाँ सर अब सही है। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि दो टाइप का सिस्टम है, एक क्लासिकल सिस्टम और एक है अल्टरनेट सिस्टम। तो अल्टरनेट सिस्टम वो इननेट इम्यूनिटी को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है। कैसे एक्टिवेट करता है? कुछ मेम्ब्रेन पैथोजन पे कुछ मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल होते हैं जिसको रिकॉग्नाइज करते हैं फैगोसाइटिक सेल्स, और वो एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। या फिर डायरेक्टली कोई भी पैथोजन जब आता है तो प्रोटीन ब्रेक होते हैं और वो फैगोसाइटिक सेल्स से जाके जुड़ जाते हैं और वो ऑप्सोनाइजेशन शो करते हैं। खैर वो अभी हम आपको डिटेल बताएंगे। तो इननेट इम्यूनिटी इंक्लूड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एडॉप्टिव इम्यूनिटी जो है वो नो। नाउ द बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर्स इन्वॉल्व इन innate immunity, not in adaptive immunity। तो फिजिकल बैरियर जैसे स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन, अभी हमने बताया था आपको कि कई सारे बैरियर्स होते हैं, तो उसमें एक बैरियर होता है फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर। इसके अलावा इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स जो मैक्रोफेजेस होते हैं या एनके सेल्स होते हैं, ये रिलीज करते हैं। तो दे आर रिलेटेड टू इननेट ब्रांच, और जो बी सेल्स और टी सेल्स है वो इंटरफेरॉन नहीं रिलीज करते। ओके, नाउ द लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम्स भी वो इननेट इम्यूनिटी से रिलेटेड है, जैसे कि जो नेजल पैसेज है या माउथ है, सलाइवा है, उसमें भी लाइसोजाइम्स होते हैं। नाउ द इंड्यूस फीवर। फीवर भी इननेट ब्रांच से रिलेटेड है, क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन होता है तो इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? टिश्यू रप्चर होता है। टिश्यू रप्चर से कई सारे सेल्स एक्टिवेट होते हैं और वो कुछ टॉक्सिक मटेरियल रिलीज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होता है तो जिससे कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। तो वो जो एक्शन है वो इननेट इम्यूनिटी से रिलेटेड है। नाउ द इन्फ्लेमेशन। तो फैगोसाइटोसिस और इन्फ्लेमेशन दो मैकेनिकल एक्शन है, सॉरी दो एक्शन है जो कि बेसिकली इननेट इम्यूनिटी का पार्ट है। इसमें कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं है, हर एक के लिए पर्टिकुलर टाइप का, यानी कि फैगोसाइटोसिस या फिर इन्फ्लेमेशन, ये एक्शन होगा। ओके, so this is a difference between adaptive and innate immunity. Now next is, okay, तो पहले क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए, जनरली हम अपने कन्वीनियंस के लिए इननेट और एडॉप्टिव को अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन इननेट और एडॉप्टिव जनरली साइमल्टेनियसली काम करते हैं। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है कि हम सोचे कि इननेट अलग तरीके से अलग काम कर रहा होगा और एडॉप्टिव अलग काम कर रहा होगा, ऐसा नहीं। जब इननेट काम कर रहा होता है तो एडॉप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी काम कर रही होती है। देखिए होता क्या है कि जनरली कोई भी पैथोजन है, देखिए आप अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है इम्यूनिटी में, और स्टार्टिंग में इम्यूनिटी कभी नहीं समझ में आती। इम्यूनिटी हमेशा तभी समझ में आएगी जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। जब आप पूरे चैप्टर खत्म कर लोगे तभी समझ में आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हम ओवरव्यू ही समझ रहे हैं। ठीक है, जब हम इसमें एंट्री करेंगे तब आपको क्लियर बताएंगे, और जब आप इननेट और एडॉप्टिव दोनों को कंप्लीट कर लेंगे तभी आप दोनों को nucleotide is required participation of nucleic acid can be obtained. क्या? कौन भाई किसको पढ़ा रहा है? सिंथेसिस होगा क्या किसी जीव? तो यहाँ से आवाज आ रही है। कौन न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहा भाई? यहाँ पे इम्यूनिटी की बात होगी। चलिए खैर, मैं ये कह रहा था कि इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब आप डिटेल में पढ़ लेंगे तभी आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। खैर हम अभी आपको बताते हैं कि कैसे ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है।
तो इन्नेट इम्यूनिटी जनरली कोई भी पैथोजन आएगा तो सबसे पहले वो फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर को क्रॉस करेगा, यानी कि वो एंट्री करेगा। सर फिर आपका वॉइस एकदम स्लो हो गया। ओके, सही है सर की वॉइस। वॉइस आ नहीं रही है कि स्लो है? सर वॉइस आ रही है लेकिन बहुत धीमे धीमे आ रही है। नहीं, सही सही तो आ आ रही रही है। सबके साथ प्रॉब्लम है कि देख लो तुम्हारा स्पीकर तो नहीं, थोड़ा अगर वो इंक्रीज हो सकता है तो इंक्रीज कर दो वॉल्यूम, अगर हो रहा हो तो। मुझे लग रहा है कि बाकी सबको तो सही आ रही होगी। सर अभी आप जब थोड़ी देर सही किए थे तब सही आ रही थी, तो फिर अब ऐसी हो गई। लग रहा है आपका माइक दूर है। ओके, अच्छा ठीक है। देखिए, अगर अगर ये मीटिंग ओवर होती है तो आप वापस से उसी पासवर्ड और मीटिंग आईडी से जुड़ जाइएगा, ठीक है? तो अब मैं बताता हूँ कि कैसे दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए, कोई भी पैथोजन अगर एंट्री करता है तो फिजिकल या मैकेनिकल बैरियर को क्रॉस करेगा। तो जो फिजिकल मैकेनिकल बैरियर है, यानी स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको पेनिट्रेट करके कोई पैथोजन एंट्री किया, या अगर स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की जगह अगर वो माउथ से एंट्री किया या नेजल पैसेज से एंट्री किया, ठीक है, किसी से भी एंट्री किया, तो वो एंट्री करने के बाद वो इन सारे सेल्स से फिर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यानी कि मोनोसाइट्स उसको रिकॉग्नाइज करेंगी, मैक्रोफेजेस रिकॉग्नाइज करेंगी, या सबसे ज्यादा जो फैगोसाइटिक सेल्स पहुंचती है कहीं पर भी टिश्यू इंजरी या फिर ब्रेकेज पे, तो वो है न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि उनका अमाउंट सबसे ज्यादा होता है। तो न्यूट्रोफिल्स वहां पहुंचेंगी, उसको रिकॉग्नाइज करेंगी, रिकॉग्नाइज करके उसको फैगोसाइट्स करेंगी, ठीक है? तो अगर न्यूट्रोफिल्स पहुंचती है तो वो ल्यूकोट्रायंस, यानी कि कुछ जो है वो कीमोटैक्सिस जो केमिकल्स है वो रिलीज करती है, यानी ल्यूकोट्रायंस रिलीज करती है, जिससे कि अदर जो वो है क्या कहते हैं फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो आके वो मतलब उस जगह पे आना शुरू कर देती है। तो मैक्रोफेजेस आते हैं, इओसिनोफिल्स आते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, ये साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं, और साइटोकाइन्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली बी सेल्स यानी कि सॉरी हाँ बी सेल्स के साथ को एक्टिवेट करते हैं, और बी सेल्स क्या करती है फिर वो एंटीबॉडी रिलीज करती है। एक तो ये एक्शन है जिससे कि इन्नेट इम्यूनिटी डायरेक्टली एडॉप्टिव इम्यूनिटी से जुड़ी। दूसरा क्या हो सकता है कि जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, जब टिश्यू रप्चर हुआ या पैथोजन एंट्री किया तो वो एक्टिवेट हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, वो फिर एक्टिवेट कर देता है अदर सेल्स को, यानी कि वो फिर टी सेल्स को एक्टिवेट करता है या एनके सेल्स को एक्टिवेट करता है, और फिर उस तरीके से एडॉप्टिव इम्यूनिटी फिर से जो है वो रिलेट हो जाती है, इससे जुड़ जाती है। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है कि साइटोकाइन्स रिलीज हो जो कि टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करे, टी हेल्पर सेल्स फिर जो है बी सेल्स को एक्टिवेट करे, और बी सेल्स उसके बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। तो ये सारे तरीके से कुल मिला के इनेट इम्यूनिटी एडॉप्टिव इम्यूनिटी से जुड़ा है। ओके, क्योंकि ये जब टिश्यू इन्फेक्शन हो, सॉरी, जब पैथोजन एंट्री करेगा या फिर इन्फेक्शन होगा या टिश्यू रप्चर करेगा, तो ये कुछ जो है कीमोटैक्टिक केमिकल्स रिलीज करते हैं, जिससे कि बाकी जो सेल्स है यानी कि एडॉप्टिव सेल्स वो एक्टिवेट होते हैं। टी हेल्पर सेल्स के थ्रू हो सकते हैं, साइटोकाइन्स के थ्रू हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू हो सकते हैं। तो वो एक्टिवेट होने के बाद एंटीबॉडी रिलीज होती है, और एंटीबॉडी फिर एंटीजन से डायरेक्टली जुड़ती है, और फिर एलिमिनेशन शुरू हो जाता है। ओके, तो ये एडॉप्टिव और इनेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। बस हम अपने कन्वीनियंस के लिए इनको पढ़ते अलग अलग जरूर है, ठीक है? अब हम डिटेल में एक इम्यूनिटी की बात करेंगे, यानी कि इनेट इम्यूनिटी। तो अब हम इनेट इम्यूनिटी को पढ़ते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी में हमने स्टार्टिंग में बताया था कई सारे बैरियर्स होते हैं। तो सबसे पहला जो बैरियर्स होता है उसको फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर्स कहते हैं। तो फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं जनरली ये फॉर्म करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस,
कि अगर किसी पैथोजन को आना है तो इस डिफेंस सिस्टम से टकराना होगा, यानी कि इस डिफेंस सिस्टम को तोड़ना होगा। जैसे कि अगर किसी भी टेररिस्ट को एंट्री करना है तो बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ेगा, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से उसको जो है लड़ना पड़ेगा। तो उसी तरीके से सबसे पहले वो इन्नेट इम्यूनिटी के मैकेनिकल और फिजिकल बैरियर को पेनिट्रेट करेगा, तोड़ेगा। तो तोड़ने के लिए उसके पास कई सारे पैसेज हैं। एक तो स्किन है, जो स्किन और म्यूकस कोटिंग है वो प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है? जो एपिडर्मिस है ये जनरली स्ट्रेटम कॉर्नियम की बनी होती है, यानी कि डेड और फ्लैट सेल्स की बनी होती है, जो कि जर्म प्रूफ लेयर है। ओके, इसके अलावा जो स्किन है इसके पास कई सारी ग्लैंड होती है, जैसे स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है। ये ग्लैंड कई सारे सिक्रीशन रिलीज करती है, जैसे लाइसोजाइम है, NaCl है, कई सारे फैटी एसिड है, ऑयली सिक्रीशन है, सीबम है। तो ये सारे जो सिक्रीशन है ये प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन को, ठीक है। इसके अलावा स्किन के अलावा और पैसेज कौन कौन से? जैसे नेजल पैसेज है, तो नेजल पैसेज में जो सिक्रीशन होता है उसमें लाइसोजाइम होता है, वो भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है। इसके अलावा वो अगर माउथ पैसेज से पहुंचता है तो वहां पर सलाइवा होता है, उसके पास भी एंटी माइक्रोबियल एंजाइम होते हैं और एंटी माइक्रोबियल एक्शन होते हैं, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम है, IgA है, IgG है, कई सारे सिक्रीशन होते हैं, सिक्रेटरी प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि वो माउथ या नेजल पैसेज से पहुंच भी गया, ठीक है, तो पहुंचने के बाद देखिए नेजल पैसेज से पहुंचा तो वो यहाँ पर सीलियाज होते हैं, सीलियाज के बाद वो ट्रैकिया में पहुंचा, ट्रैकिया से फिर लंग एल्वियोलाई में। तो उससे पहले यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से वो फिर क्या होता है उसमें इंटेंगल हो जाता है। इंटेंगल होने के बाद जब स्नीजिंग या कफिंग होती है तो उसके थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अगर वो माउथ में आ गया, माउथ में एंट्री कर गया और उसके बाद सलाइवा से भी बच गया, तो फिर ये ईसोफेगस से, तो फेरिंग से ईसोफेगस से होते हुए फिर स्टमक में पहुंचेगा। जो स्टमक है उसके पास गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, यानी कि उसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जैसे पेप्सिन है, रेनिन है, एसिडिक सिक्रीशन है, यानी कि लो pH होता है, HCl होता है। तो ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखते हैं। तो स्टमक से भी बच गए तो फिर वहाँ ये पहुंचेंगे इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में कई सारे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, उनसे उनको जो है लड़ना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे जो है प्रोटेक्टिव मीजर्स बॉडी के अंदर होते हैं, और हर एक एरिया में ये जो प्रोटेक्टिव मीजर्स है ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है, क्योंकि ये इनबॉर्न है, ठीक है। और ये इसके लिए कोई भी एडॉप्टेशन की जरूरत नहीं है, वो पहले से प्रेजेंट है, बाय बर्थ ही प्रेजेंट है। तो ये बैरियर्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को किसी भी इन्फेक्शन से। जैसे कोरोना ही है तो क्यों कहा जा रहा है कि आप बार बार हैंड वॉश करिए, क्यों कहा जा रहा है कि वर्किंग टाइम में आप अपने माउथ को मत छूइए, अपने फेस को मत छूइए, क्योंकि अगर पैथोजन को एंट्री करना होगा तो बाई माउथ करेगा या बाई नोज करेगा, तो इन सब चीजों से, या बाय आईज करेगा, तो इन सब चीजों से ही कर सकता है वो। तो वो कहा जाता है कि नहीं, आप बेसिकली जब भी वर्किंग टाइम में हो और वर्क खत्म करें तो आप जो है पहले हैंड वॉश करें, फिर ही अपने फेस को छुए, ठीक है, जिससे कि वो पैथोजन एंट्री ना कर पाए। अगर एंट्री नहीं कर पाएगा तो हमारे जो है वो एडाप्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंट्री कर गया तब हमारे एडाप्टिव सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले तो इम्यून सिस्टम काम ही कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, देखिए ये कई प्रोटेक्टिव मीजर्स है जो कि आईज में लैक्राइमल ग्लैंड्स है, जो कि लाइसोजाइम और IgA, जितना भी सिक्रीशन है उसमें IgA जरूर होता है, ठीक है। तो IgA है एंड IgG है। इसके अलावा ईयर्स है, उसके पास सेबेशियस ग्लैंड है, ऑयली सिक्रीशन करता है, वैक्सी सिक्रीशन करता है, फैटी एसिड्स है। माउथ है, उसके पास सलेवरी ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, लाइसोजाइम्स है, IgA है, IgG है,
इसके अलावा स्किन है, उसके पास स्वेट ग्लैंड्स है, सेबेशियस ग्लैंड है, वो सिक्रीशन करता है लाइसोजाइम का और NaCl का, ऑयली सिक्रीशन करता है। स्टमक के पास डाइजेस्टिव एंजाइम, तो देयर इज अ प्रोटेक्टिव मेजर जो कि इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। नेक्स्ट, अब सेकेंड जो बैरियर है, दिस इज अ सेलुलर बैरियर। पहला था मैकेनिकल बैरियर। अब कोई भी अगर पैथोजन मैकेनिकल और फिजिकल बैरियर को क्रॉस कर लेगा, मान लीजिए बॉडी में एंट्री करेगा, तो एंट्री करने के बाद फिर उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। और रिकॉग्नाइज करने के लिए फैगोसाइटिक सेल्स के पास कुछ रिकॉग्निशन